विक्टर मेनार्ड, जो अब 54 साल का है, वो अपना काम एकदम साफ और फुर्ती से करता है, जो आदमियों को मारने का काम करता है। उसकी अभी तक शादी नहीं हुई। एक तो वो बुरे काम करता है और सबसे बड़ी बात, उसके पास टाइम ही नहीं है। विक्टर को जब भी कोई काम मिलता है तो क्लाइंट आधा पैसा एडवांस में भेज देता है, और वो भी सचमुच का आधा, बीच से कटा हुआ। काम पूरा होने के बाद ही दूसरा आधा हिस्सा मिलता है, इसलिए काम तो बस 2 घंटे का होता है, लेकिन पेमेंट को जोड़ने में कई हफ्ते लग जाते हैं। हर बार काम तमाम करने से पहले वो अपना इंस्ट्रक्शन देता है और फिर टारगेट को ऊपर पहुंचा देता है और पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ता। लेकिन आज आखिरकार एक जिंदा चीज ने उसका नाम पुकार ही लिया, और वो था बगल में बैठा दूसरों की नकल करने वाला एक तोता। विक्टर को लगा तोता उसका नाम किसी को ना बता दे, इसलिए वो उसे गोली मारने ही वाला था। लेकिन उसके दिल में न जाने कैसे अचानक दया आ गई और वो उस तोते को लेकर अपनी माँ से मिलने चला गया। उनका परिवार पीढ़ियों से यही काम करता है, पैसे लेते हैं और लोगों को मारते हैं। माँ को अपने बेटे पर बहुत गर्व है कि उसने इन सालों में परिवार की शान वापस लौटाई है, और वो लगातार लोगों को मार रहा है। उन्हें बस एक ही बात की चिंता सताती है कि बेटे की अब तक शादी नहीं हुई। माँ उसे जल्दी से जल्दी शादी करने के लिए कहती है ताकि उसकी पीढ़ी आगे बढ़ सके। फिर एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम रोज है। रूल पर चलने वाले विक्टर के मुकाबले ये रोज ज्यादा बेखौफ और बेपरवाह है। वो आज यहाँ आई है ताकि वो एक मास्टर आर्टिस्ट से मिल सके। इधर उधर की बातें करते हुए उसने एक फेमस पेंटिंग की एक कॉपी उससे बनवा ली। फिर उसने एक अमीर आदमी को ढूंढा जिसे आर्ट का बहुत शौक था, और उसे पेंटिंग बेचने की कोशिश की। प्रोफेशनल की चेकिंग के बाद उसने बताया कि पेंटिंग ओरिजिनल है और अमीर आदमी उसे खरीद सकता है, जिसका नाम फर्ग्यूसन है। उस फर्ग्यूसन ने 8 लाख पाउंड की बोली लगाई, लेकिन रोज ने 9 लाख की मांग की। जब फर्ग्यूसन ने 9 लाख देने से मना किया तो रोज पेंटिंग सूटकेस में डालकर जाने लगी, लेकिन रोज ने बंदूक के सामने समझौता कर लिया और पेंटिंग बेच दी और डील पूरी कर ली। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन असल में रोज ने बड़ी चालाकी से पेंटिंग को बदल दिया था। जब वो रोज वहां से चली गई तब जाकर उस आदमी को पता चला कि इस ऑल पेंटिंग का रंग तो अभी सूखा ही नहीं है। उसे तुरंत समझ आ गया कि पेंटिंग बदल दी गई है। उसी दिन विक्टर को रोज को मारने का काम मिल गया। उस अमीर आदमी ने उसे हायर कर लिया। रोज जैसे ही पेंटिंग को बेचकर और आर्टिस्ट को उसके पैसे देकर बाहर निकली, विक्टर पहले से ही दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहा था। उसने रास्ते भर उसका पीछा किया। बड़ी मुश्किल से जब उसने देखा कि वो एक कपड़ों की दुकान में घुसी है तो विक्टर भी उसके पीछे पीछे आ गया और उसने अपनी गन निकालकर सीधा ट्रायल रूम की तरफ तान दी। लेकिन रोज वहां से जा चुकी थी। पूरे दिन विक्टर को उस पर वार करने का कोई सही मौका ही नहीं मिला, यहाँ तक कि रात हो गई। वो रोज का पीछा करते हुए उसके होटल तक आ गया। जब रिसेप्शन पर खड़ा एक आदमी चाबी दे रहा था तो विक्टर ने सुन लिया कि रोज रूम नंबर 27 में है। वो तुरंत सामने वाली बिल्डिंग के ऊपर भाग कर गया। एक बढ़िया सा एंगल चुना, अपनी स्नाइपर राइफल को सेट किया और रोज पर निशाना लगा लिया। जैसे ही वो ट्रिगर दबाने वाला था, नीचे से आदमी ऊपर आ गया और रोज और उस आदमी ने खूब मजे लिए। विक्टर छत पर बैठा सिर्फ उनकी आवाज सुनता रहा और अपनी गन साफ करने लगा, और उसकी ये सफाई पूरी रात भर चलती रही। अगली सुबह सुबह विक्टर ने फिर से रोज पर निशाना लगाया, लेकिन कल रात की उन खूबसूरत आवाजों ने उसका दिल पिघला दिया। उसने एक गोली नहीं चलाई। मिशन फेल हो गया। वापस जाने पर उसकी माँ ने उसे खूब खरी खोटी सुनाई। तुमने परिवार का नाम मिट्टी में मिला दिया है। अब फर्ग्यूसन ने रोज को मारने के लिए अपने आदमी को रोज के पीछे भेजा। अपने परिवार की इज्जत वापस पाने के लिए विक्टर को अब अपने क्लाइंट से माफी मांगनी होगी और उसके लिए रोज को फ्री में मारना होगा। विक्टर अपने परिवार की शान के लिए एक बार फिर निकल पड़ता है। इस बार काम तमाम करने की जगह थी एक अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट। विक्टर ने अपनी गन उठाई और बस काम करने ही वाला था कि तभी एक आदमी रोज को गोली मारने वाला था, लेकिन विक्टर ने उस आदमी पर गोली चला दी और आदमी वहीं पर मर गया। इस गोलीबारी ने रोज और एक कार धोने वाले लड़के टोनी को डरा दिया। रोज को अब जाकर समझ आया कि कोई उसकी जान के पीछे पड़ा है। उसने विक्टर को खींचा और कार में बैठकर जाने लगी। विक्टर ने अपना माइंडसेट सेट किया और अपना मर्डर का प्लान आगे बढ़ाने की तैयारी की, लेकिन तभी माइक उन्हें बाहर निकलने पर मजबूर कर देता है। माइक एक और हत्यारा है जो उसकी मिनी कार की पिछली सीट पर छिपा होता है। माइक विक्टर की बंदूक छीनकर उन्हें दीवार के सहारे गोली मारने के लिए खड़ा करता है, लेकिन तभी टोनी उसे घायल कर देता है। टोनी एक बेघर जैसा दिखने वाला नौजवान है जिसने मरे हुए आदमी की बंदूक उठा ली थी, ये बताते हुए कि उसने पहली बार बंदूक चलाई है। टोनी ने विक्टर की मदद की। विक्टर ने टोनी से झूठ बोला कि वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव है। विक्टर तो माइक को मारना चाहता था ताकि कोई सबूत ना बचे, लेकिन टोनी की मौजूदगी में वह ये सब नहीं करना चाहता था। टोनी विक्टर को इतना प्रभावित करता है कि विक्टर उसे अपना चेला बनाने के बारे में सोचने लगता है, लेकिन अभी के लिए वो टोनी को घर भेज देता है। और विक्टर रोज को छोड़कर जाने लगा तो रोज उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी जान की रक्षा करे।
रोज अपनी सुरक्षा के लिए विक्टर को 30,000 पाउंड प्रति हफ्ते देने का प्रस्ताव देती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो सिर्फ एक प्राइवेट डिटेक्टिव है। जैसे ही वो गाड़ी लेकर निकलते हैं, माइक उन पर गोलियां चला देता है। जल्दी से उन्हें गाड़ी चलानी पड़ती है, जिसकी वजह से टोनी उनकी कार से टकरा जाता है। माइक की गोलियों से बचने के लिए टोनी को भी उनकी कार में आना पड़ता है और ये लोग कार लेकर निकल जाते हैं। विक्टर को कार में पता लगता है कि रोज ने मरे हुए आदमी के जूते चुरा लिए हैं। कहानी में आगे वे एक आलीशान होटल में जाते हैं जहां वे छिपकर रह सके, लेकिन इत्तेफाक से उन्हें उसी फ्लोर पर कमरा मिल जाता है जहां फर्ग्यूसन ठहरा हुआ था। जब फर्ग्यूसन को पता चलता है कि विक्टर रोज के साथ मिल गया है, तो फर्ग्यूसन रोज और विक्टर को मारने के लिए डिक्सन को काम पर रखता है, जो काबिलियत में विक्टर के बाद दूसरे नंबर पर माना जाता है। अगर उसने इस विक्टर को मार दिया तो इस इंडस्ट्री में उसकी फीस दोगुनी हो जाएगी। रात को रोज ने चुराए हुए जूते जो कि टोनी ने पहने हुए थे होटल के कमरे के बाहर रख दिए। सुबह होती है और विक्टर और रोज नीचे खाना खा रहे थे। उसी समय माइक कमरे से बाहर निकला और पीछे मुड़कर देखा कि रोज के कमरे के बाहर उसके मरे हुए भाई के जूते रखे थे। वो तुरंत देखने के लिए कमरे में घुस गया। उस वक्त कमरे में सिर्फ टोनी था, जो अभी भी बाथटब में नहा रहा था। बाथरूम में माइक टोनी पर हमला करता है और उसे बाथटब में डुबोने की कोशिश करता है, लेकिन टोनी बाजी पलट देता है और गलती से माइक का कान उड़ा देता है। नीचे जाने के बाद टोनी ने तुरंत विक्टर और रोज से कहा, भागो। इसके बाद वे तीनों होटल से भाग निकलते हैं। फर्ग्यूसन और माइक लंदन की सड़कों पर तेज रफ्तार से उनका पीछा करते हैं, जब तक कि माइक का कंट्रोल नहीं खो जाता और उसकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, जिससे वे दोनों अस्पताल पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ ये तीनों एक गैस स्टेशन पर पहुंचे। रोज कुछ खाने के लिए अंदर गई। टोनी की हालत देखकर विक्टर ने उसे अपना स्टूडेंट बनाने और उसकी मदद करने का फैसला किया। विक्टर उसे कहता है, मेरे यहाँ कोई सैलरी नहीं मिलेगी, लेकिन खाना पीना और रहना फ्री होगा। जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी है। जब ये लोग बात कर रहे थे, रोज बहुत सारा सामान चुराकर कार की तरफ दौड़ती हुई आ रही होती है, जिसकी वजह से इन्हें फिर से भागना पड़ता है। वो सब लंबा सफर तय करके गांव पहुंच गए। ये विक्टर का घर था। उसके काम की तरह ये घर भी उसे पुश्तैनी मिला था, जो शहर से दूर एक अनोखा फार्म हाउस है। वहां उसका फर्नीचर प्लास्टिक में लपेटा हुआ है। विक्टर चाहता था कि कुछ दिनों के लिए वो लोग छुपकर यहाँ पर रहें। विक्टर रोज और टोनी को घर के सभी नियम बताता है। अगले दिन रोज घर पर बोर हो रही होती है, तो वो गार्डन में खुदाई कर कुछ उगाने की कोशिश करती है। इसके लिए विक्टर रोज पर गुस्सा करता है। रोज भी विक्टर पर गुस्सा करती है और शिकायत करती है कि ऐसे घर में कोई कैसे रह सकता है। ये घर नहीं, ये एक जेल है। विक्टर को अपने प्रोफेशन की वजह से शांति पसंद थी। उसे साफ सफाई का जुनून था। और रही बात रोज की, ये बिल्कुल खुले दिल की थी, जो जिंदगी को जीना जानती थी। वो जिंदगी के पूरे मजे लेती थी। लेकिन चलो, कम से कम उसकी वजह से घर में थोड़ी जिंदगी तो महसूस होने लगी थी। रोज के आने से विक्टर का मन भी अब एक नॉर्मल जिंदगी जीने का होने लगा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसकी शुरुआत कैसे करे। जब दिल में उलझने होती है, तो विक्टर भी किसी से अपने दिल की बात कहना चाहता था। रोज को छोड़कर यहाँ और कौन था जिससे वो बात कर सकता था। विक्टर अपनी भावनाएं दबा दबाकर इतना परेशान हो गया कि वो अपने फेवरेट बोनसाई पेड़ की पत्तियां काटने लगा। जब उसे होश आया, तो उसका सबसे प्यारा छोटा सा पेड़ पूरी तरह से गंजा हो चुका था। जब टोनी फ्री हुआ, तो विक्टर उसके पास गया, लेकिन टोनी की बात से उसे सब समझ आ गया और रोज के प्रति उसका सोया हुआ प्यार जाग उठा। इस बातचीत के बाद विक्टर को शायद प्यार और भावनाओं के बारे में कुछ समझ आ गया था। अब वो खुद जाकर रोज से बात करने लगा था, अपने दिल की बातें शेयर करने लगा, उसे फुट मसाज देने लगा और दोनों के बीच बातें होती, जिससे एक दूसरे को समझने का मौका मिलता है। लेकिन रात को विक्टर की मां लुइसा रोज पर हमला करती है। वो उस काम को पूरा करने के लिए घर वापस आई थी, जिसे उसके बेटे ने शुरू किया था। टोनी किसी प्रकार से रोज को बचा लेता है। विक्टर आखिरकार अपनी मां को समझा बुझाकर शांत कर लेता है और उसके जाने के बाद वे तीनों दोस्त बनने की कोशिश करते हैं। रोज और टोनी विक्टर का जन्मदिन मनाने में मदद करते हैं। विक्टर को रोज से प्यार हो जाता है और वह उसके साथ सोता है। इसके बाद उसका रवैया ज्यादा खुशमिजाज हो जाता है और विक्टर अपने सभी फर्नीचर से प्लास्टिक कवर हटा देता है और घर को सबके लिए खोल देता है। दूसरी तरफ रोज की पुरानी आदतें फिर से जाग उठीं। उसे हमेशा कुछ न कुछ चुराने का मन करता था। उनके घर में सब कुछ इधर उधर खंगालते हुए उसे काम का रिकॉर्ड मिल गया। यहाँ वो गन रखी थी जो बचपन में विक्टर के पिता ने उसे दी थी, और वहां उन सभी टारगेट्स की तस्वीरें भी थी जिन्हें मारने का काम विक्टर को मिला था। जो मारे जा चुके थे उन पर क्रॉस का निशान लगा था। सिर्फ एक तस्वीर पर निशान नहीं था, और वो तस्वीर उसी की अपनी थी। उसे कुछ समझ नहीं आया। इसने मुझे सिर्फ मारने के लिए पटाया, तो क्या इससे पहले वाले इन सभी लोगों को भी इसने ऐसे ही पटाया था क्या? रोज ने तुरंत अपना सामान पैक किया और खिड़की से कूदकर भागने की तैयारी करने लगी। तभी विक्टर और टोनी वहां आ गए और उन्होंने रोज को अपनी आंखें बंद करने को कहा, क्योंकि उन्होंने उसके लिए एक सरप्राइज रखा था। रोज ने दोनों पर अचानक हमला कर दिया और विक्टर की बचपन वाली गन से विक्टर और टोनी पर निशाना तान दिया।
उसने एक ही सांस में विक्टर की असली पहचान उगल दी और विक्टर को चेतावनी दी कि आज के बाद वो उससे कोई वास्ता न रखे। रोज वहां से चली गई, लेकिन विक्टर ने उसका पीछा नहीं किया। रोज का चले जाना ही उसके लिए ज्यादा सुरक्षित था। और रही बात टोनी की, तो इसे थोड़ी ट्रेनिंग दी जाए तो शायद ये किसी काम आ जाए। दूसरी तरफ रोज वापस उस मास्टर कॉपी आर्टिस्ट के पास गई ताकि वो उसे अपने साथ लेकर भाग सके, लेकिन वहां जाकर उसने देखा कि वो मास्टर तो पहले ही टपक चुका है। डिक्सन और उसका असिस्टेंट फैबियन उसका इंतजार कर रहे होते हैं। उन्होंने रोज का सारा सामान छीन लिया, लेकिन उसे मारा नहीं। उन्हें विक्टर तक पहुंचने के लिए रोज की जरूरत थी। इस वक्त विक्टर अभी भी टोनी को गन चलाने की ट्रेनिंग दे रहा था। डिक्सन और फैबियन रोज को बंधक बनाकर अंदर आ गए। उन्हें लग रहा था कि जीत पक्की है। जैसे ही डिक्सन और फैबियन विक्टर को मारने वाले थे, अचानक एक अचूक गोली चली और फैबियन ढेर हो गया। विक्टर की मां मौके पर उनकी जान बचाने आ गई थी। आखिरकार मां तो मां ही होती है। उनकी एंट्री से पूरा गेम कंट्रोल में आ गया। उन्होंने टोनी को ऑर्डर दिया कि वो डिक्सन और उसके आदमी की गन छीन ले। इस वक्त तक फैबियन पूरी तरह से मरा नहीं था और वो अभी भी पलटवार करने की कोशिश कर रहा था। इसी मौके का फायदा उठाते हुए डिक्सन ने भी फिर से हमला कर दिया। उसके पास अभी भी एक गन बची थी और विक्टर को वो गन 50 साल पहले उसके पिता ने दी थी। 50 साल पुरानी गन। तो जैसे ही डिक्सन ने गोली चलाई, बूम, उसने खुद को ही उड़ा लिया। आखिरकार सब कुछ खत्म हो गया। विक्टर और बाकी दोनों ने मिलकर डिक्सन और फैबियन की लाशें दफना दी, ठीक अपने घर के पीछे वाले आंगन में। और फिर उन्होंने उसी हवेली में एक साथ खुशी खुशी रहने का फैसला किया। 3 साल बाद विक्टर और रोज का एक प्यारा सा बच्चा हुआ। यहाँ कहानी खत्म होती है।